हाँ, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रहा है सबको? वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मेरे दोस्तों, हम 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और हम 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी जो 4th चैप्टर तक हमने देखा था, तो हम फिर वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, 4th चैप्टर थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4, यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया गया है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे हम इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी, तो इस ये हिसाब से देखा जाए तो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एंड प्राइमरी एक्टिविटी, व्हाट आर प्राइमरी एक्टिविटी? द एक्टिविटीज which are directly related to extraction or production of natural resources, उनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो यहाँ पर दिया गया है, ये जो मैप है नेक्स्ट पेज पे, कि मतलब वो वर्ल्ड के ऐसे रीजन जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। एरेबल लैंड, एरेबल मतलब जहाँ पे ऐसा फर्टाइल लैंड है जहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है। तो आप देखोगे तो इंडिया का अगर मैप देखो तो इंडिया में काफी सारा लैंड, एरेबल लैंड है। ईस्टर्न चाइना में है, फिर वेस्टर्न यूरोप में है, फिर इसी तरीके से ईस्टर्न यूएसए में भी काफी सारा एग्रीकल्चर लैंड है। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स दिए हैं, ये भी हमने देखा था। जैसे सेरीकल्चर है, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क को सेरीकल्चर कहते हैं, सिल्क जिसको मखमल कहते हैं। फिर पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मतलब ब्रीडिंग ऑफ फिश इन वाटर टैंक, उसको पीसी कल्चर या एक्वाकल्चर कहेंगे। विटिकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स को हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारे आएंगे। हॉर्टिकल्चर एक बड़ी टर्म रहती है। फार्मिंग के टाइप्स हैं, मेनली दो बड़े टाइप्स रहते हैं, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा रहता है कमर्शियल फार्मिंग। आप नाम से गेस कर सकते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होगा? सरप्लस बहुत कम रहता है और इसमें मतलब फैमिली, उसके फार्मर्स के फैमिली के नीड्स तो
फुलफिल हो जाते हैं, लेकिन बेचने के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं, थोड़ा सा ही रहेगा। लेकिन इसके अपोजिट में कमर्शियल फार्मिंग रहती है, यहाँ पर सरप्लस बहुत ज्यादा रहता है, तो उसको हम बोलेंगे कमर्शियल फार्मिंग। इंडिया में जो होता है वो मेनली सबसिस्टेंस फार्मिंग ही होता है, मतलब प्रोडक्शन रहता है लेकिन कम कम ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर फार्म भी छोटे छोटे हैं, फार्मर के पास उतना कैपिटल भी नहीं कि अच्छे इनपुट वगैरह यूज करे, तो इसलिए हमारे पास भी सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग के दो टाइप है, एक है इंटेंसिव और दूसरा है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव सबसिस्टम जो रहता है उसमें क्या होता है कि मतलब एक स्मॉल लैंड पर कई सारे क्रॉप लिए जाते हैं एक ही साल में, मतलब डबल क्रॉपिंग ट्रिपल क्रॉपिंग ऐसा करते हैं, इसलिए इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड होता है, इसी वजह से इसको इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और जो इसका दूसरा टाइप रहता है वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये जो ट्राइबल लोग करते हैं जिसको हम स्लैश एंड बर्न कहते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो इसको हम कहेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टम। प्रिमिटिव मतलब ट्राइबल लोगों से वर्ड रिलेटेड है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रिमिटिव टेक्निक यूज करते हैं, कोई फर्टिलाइजर का वगैरह यूज नहीं होता, इरिगेशन का यूज नहीं, डायरेक्ट वो नेचर बेसिस पे ये होता है, तो इसको मतलब प्रिमिटिव कहते हैं। इसके रीजन के हिसाब से अलग अलग नाम है, जैसे जूम कल्टीवेशन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा कहते हैं मेक्सिको में, रोका कहते हैं ब्राजील में, लडैन कहते हैं मलेशिया में। तो नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। और इसके बाद देखो एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरी प्राइमरी एक्टिविटी है नोमैडिक हर्डिंग जिसको कहते हैं। हर्डिंग मतलब यहाँ पर क्या होता है, लाइव स्टॉक रियरिंग करते हैं, लाइव स्टॉक पे ही पूरा उनका इकोनॉमी डिपेंड करता है, फूड के लिए भी, और इसी तरीके से फूड शेल्टर जितने भी नीड है वो एनिमल से फुलफिल करते हैं। इसमें भी दो टाइप कल हमने देखा था, एक रहता है नोमैडिक हर्डर, दूसरा रहता है ट्रांसह्यूमंस। ट्रांसह्यूमंस में एक रेगुलर पैटर्न ऑफ मूवमेंट रहता है, जैसा बकरवाल गड्डीज, ये लोग समर में जाते हैं कश्मीर से जम्मू और विंटर में वापस समर में मैं बोल रहा हूँ विंटर में जाते हैं, विंटर में एक्सट्रीम कोल्ड रहता है कश्मीर में, तो क्या करेंगे कश्मीर से जम्मू माइग्रेशन करेंगे और समर सीजन में वापस आते हैं अपने होम पर, तो इसको कहते हैं ट्रांस ह्यूमंस। और दूसरा जो रहता है नोमैडिक हर्डिंग, यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न नहीं रहता है, रैंडम जहां पर भी फॉर्डर मिल रहा है वहां चले जाएंगे लाइफ स्टॉक को लेकर, जैसा धनगर लोग हैं या फिर बदायून कम्युनिटी रहती है अफ्रीका में वगैरह, तो ये मंगोलियन हर्डर्स वगैरह हैं, ये सब नोमैडिक हर्डर है। इसके बाद जो दूसरा टाइप है फार्मिंग का कमर्शियल फार्मिंग, तो इसमें क्या रहता है, क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। यहाँ पर सरप्लस भी ज्यादा रहता है, साथ में एनिमल भी रियर करते हैं, और जो एरिया जो कल्टीवेट होता है बहुत बड़ा एरिया रहता है, और इसलिए इसके ऊपर यहाँ पर क्या मशीनरी का यूज करते हैं, इसलिए कैपिटल भी ज्यादा लगता है यहाँ पर। तो मेनली ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा होता है, जैसा यूएसए में एक रीजन है, हमने देखा था क्लाइमेटिक टाइप्स देखते हो, वहां पर प्रेरीज नाम का ग्रासलैंड है, तो वो रीजन में कमर्शियल फार्मिंग होती है, और उसी को व्हीट बहुत लेते हैं वहां पर, तो इसलिए उसको व्हीट बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, प्रेरीज रीजन को व्हीट बॉल ऑफ द वर्ल्ड। कुछ टर्म्स हैं जैसा कि मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग कोई बताएगा मेरे को, मिक्स्ड फार्मिंग क्या रहती है, एनीवन? 2-3 क्रॉप्स मिला के एक ही फॉर्म में। 2-3 क्रॉप्स, ओके। देखो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, आप पहुंच रहे हैं। दो टर्म रहते हैं, एक रहता है मिक्स्ड फार्मिंग और एक रहता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, दोनों में डिफरेंस है। आपने जो बोला ना मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में बोला, मिक्स्ड क्रॉपिंग में मल्टीपल क्रॉप्स साइमल्टेनियसली लिए जाते हैं, उसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलेंगे। और जो मिक्स्ड फार्मिंग रहता है ना, मिक्स्ड फार्मिंग में क्रॉप तो ले ही रहे हैं, साथ में लाइफ स्टॉक भी रियर कर रहे हैं, उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। ध्यान से समझो, मिक्स्ड फार्मिंग में लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक, दोनों हो रहा है। और मिक्स्ड क्रॉपिंग में एक से ज्यादा क्रॉप साइमल्टेनियसली लिए जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, इसके बाद है प्लांटेशन। Plantation are the types of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी फार्म साइज बड़ी रहती है और एक ही टाइप का क्रॉप लेते हैं, जिसको हम टी कहते हैं, कॉफी कहते हैं, शुगर केन, कैश्यू।
अब वो जमाने में क्या होता था, इसको बेचते ही नगद में कैश मिलता था, इसलिए इसको कैश क्रॉप कहते थे। ये बनाना प्लांटेशन, बनाना ट्रीज वगैरह है। अब यहाँ पर कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन है, और उनके लिए कैसा क्लाइमेट का जरूरी रहता है, टेम्परेचर कितना रहेगा, रेनफॉल वगैरह, सॉइल कैसी चाहिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, कॉटन के ऊपर उसने पूछा था। राइस के बारे में दिया है, देखें यहाँ पर, राइस इज अ मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मतलब 0 to 30 डिग्री तक आप बोल सकते हो। इसके बाद राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, ऑब्वियस है, क्योंकि अब ट्रॉपिकल बोले तो हाई टेम्परेचर ही रहेगा। हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ये सारे हाई ही चाहिए अपने को, रेनफॉल भी बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो मतलब तुम पहले गेस करो राइस कहाँ पे आता है। राइस आता है ट्रॉपिकल कंट्रीज में, तो वार्म क्लाइमेट रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, वार्म टेम्परेचर रहेगा, और इसी तरीके से हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। ह्यूमिडिटी ज्यादा इसलिए क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तो इवापोरेशन भी ज्यादा होता है। ओके, इसके बाद वीट के बारे में दिए। वीट के ऊपर देखो, वीट इज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। आपको पता होगा वीट हमारे पास विंटर से रबी क्रॉप है, तो रबी मतलब उसको कैसा मॉडरेट टेम्परेचर लगेगा, रेनफॉल रिक्वायरमेंट भी उसकी कम है। तो यही चीजें हैं, वीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इन ग्रोइंग सीजन, एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। ब्राइट सनशाइन, उसको नवंबर दिसंबर में ग्रो करते हैं, और उसको मतलब फरवरी में वगैरह हार्वेस्टिंग करेंगे, तब क्या रहता है, ब्राइट सनशाइन रहती है। ओके, इसी तरीके से मिलेट्स के बारे में दिए। मिलेट्स दे आर आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन द लेस फर्टाइल एंड सैडी सॉइल। जैसा बाजरा रहता है, ज्वार रहता है, तो इसका फायदा क्या रहता है, एक तो इसमें ये रिच रहते हैं प्रोटीन, या फिर इसको कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज्यादा रहेंगे, और लेस फर्टाइल लैंड पे भी ले सकते हैं, सैंडी सॉइल में। इसीलिए जो साउथ के स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है, एमपी है, जहां पर बारिश कम होती है, ऐसे रीजन में मिलेट्स को लेते हैं ज्यादा। मेज, मेज मतलब ये जिसको हम भुट्टा भी कहते हैं अपने अपने लैंग्वेज में, ये अपने हम सब इसको खाते हैं। मेज, उसको कॉर्न भी कहते हैं। मेज इज आल्सो नोन एज अ कॉर्न, पॉपकॉर्न वगैरह जो हम कहते हैं। ये कलर अलग अलग कलर्स के बताए हैं। तो मेज देखा जाए तो मेज के लिए भी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल, लॉट्स ऑफ सनशाइन। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मेक्सिको। तो यहाँ सारी जगह पे ये दिया जाता है। इसके बाद कॉटन। कॉटन देखो, कॉटन पर जिसके ऐसे रहते हैं फ्रूट कॉटन का। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई चाहिए, रेनफॉल लाइट चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। देखो इस पर क्वेश्चन बनाया था यूपीएससी ने 2 साल पहले, पीवाईक्यू था। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। पहले तो है कि देखो फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है, सुबह के टाइम पे ड्यू जो रहते हैं अपने वाटर ड्रॉपलेट्स, वो कन्वर्ट इनटू आइस, ऐसे कंडीशन को हम फ्रॉस्ट बोलेंगे। इससे क्या होता है बताएं, अगर ऐसा कंडीशन, इतना कम टेम्परेचर जा रहा, फ्रॉस्ट बन रहा है, तो ये जो कॉटन के जो बर्ड्स है ना, इसमें तो पानी चला जाएगा मॉइस्चर की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से इसके ऊपर फ्रॉस्ट बनेगा, और ये जब पानी जाता है तो ये कॉटन खराब हो जाता है। ओके, तो इसलिए इसको जब हार्वेस्टिंग का टाइम रहता है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, मतलब 7 महीना फ्रॉस्ट फ्री डेज। तो ऐसा जहां पे होता है वहां पर ही कॉटन क्रॉप आएगा। इसके बाद मेनली डेक्कन प्लेट्यू पे इसको लिया जाता है, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू पे कौन से टाइप की सॉइल रहती है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज यूजफुल फॉर कॉटन क्रॉप। Black soil. ब्लैक सॉइल, जिसको हम ब्लैक रेगू सॉइल भी बोलते हैं। तो ये जो सॉइल है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए इसको ये यूजफुल है। इसके बाद देखो जूट के बारे में बोले, जूट कॉटन का ही भाई रहता है, लेकिन जूट देखो कहाँ पे आता है, वेस्ट बंगाल में ज्यादा आता है। तो वेस्ट बंगाल के क्लाइमेट से आप गेस कर सकते हैं, मतलब वार्म तो क्लाइमेट लगेगा, लेकिन रेनफॉल भी हेवी चाहिए। जूट was also known as golden fiber. It grows well on alluvial soil. Alluvial soil में ज्यादा मिलता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में alluvial soil ही है। Requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. अब कॉफी, कॉफी के लिए कैसा चाहिए, कॉफी कहाँ पे आता है पहले ये गेस करना। कर्नाटक में ज्यादा आता है, कर्नाटक, केरला।
तो वहाँ की कंडीशन कैसा रहते हैं वो हिसाब से गेस कर सकते हैं। वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। वेल ड्रेन्ड मतलब जैसा एग्जैक्ट अपोजिट रहता है ब्लैक सॉइल के। वेल ड्रेन्ड जल्दी से पानी निकल जाना चाहिए, तो इसलिए इसको स्लोप्स पे वगैरह लेते हैं। ये सेम कंडीशन एप्लीकेबल है टी के लिए भी और कॉफी के लिए भी। वेल ड्रेन्ड सॉइल रहना चाहिए, इसीलिए क्या होता है, हिली स्लोप्स आर मोर सुटेबल। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। यहाँ पर टॉप प्रोड्यूसर ब्राजील है कॉफी में। टी का भी लगभग वैसा ही रहता है। टी दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट। हाँ बस जैसा कॉफी में वार्म क्लाइमेट चाहिए ना, यहाँ पर कूल क्लाइमेट चाहिए, इसलिए इसको और ज्यादा हाइट पर लेते हैं, हिल्स पर। एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। रेनफॉल भी हाई चाहिए कंपैरेटिवली कॉफी के, और स्लोप पे लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स। वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। Labor in large number is required to pick leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world. जैसा दार्जिलिंग टी फेमस है हमारे पास। ये ट्री का प्लांटेशन दिखाया गया। ओके, यहाँ पर एक टर्म आई है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या रहती है? इट इज व्हेन ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. अगर सभी लोगों के पास सभी वक्त अगर इनफ फूड है तो उसको हम बोलेंगे फूड सिक्योरिटी। ऐसे वर्ड्स आंसर्स में यूज करना रहता है, फूड सिक्योरिटी वगैरह। और ये फूड सिक्योरिटी के लिए मतलब गवर्नमेंट बहुत ही कोशिश कर रहा है हमारे पास। जैसा अपने पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अंडर में पीडीएस शॉप्स पर सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन्स मिलते हैं, 3 रुपीज 2 रुपीज 1 रुपीज पर केजी। इसी तरीके से हाँ हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी तो हो गया, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है। क्या हो रहा है, वो 57% वुमन एनीमिक है, 34% चिल्ड्रन स्टंटेड है, 70% चिल्ड्रन वेस्टेड है। तो इतने सारे इशू है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं अभी, एक स्कीम लेकर आए, नेशनल पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान। तो इसमें टारगेट किया जाएगा ऐसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रिलेटेड डिसीज को। ये कंपैरिजन के इंडिया के फार्म्स बताएं, तो अब देखिए समझ में आए, थोड़े छोटे छोटे फार्म्स रहते हैं। और इसी तरीके से यूएस के फार्म देखेंगे आप, तो ये देखो बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं। इतने बड़े फार्म्स रहते हैं कि मतलब जो वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल वगैरह होता है ना, ये एरोप्लेन से, ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से होता है। डायग्राम देखेंगे देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन एक बात है कि प्रोडक्टिविटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी जो है इंडिया की सॉइल की ज्यादा है यूएसए से, फर्टिलिटी है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग, यूएसए में पूरा मैकेनाइज्ड फार्मिंग होता है, ट्रैक्टर्स का वगैरह पूरा यूज करते हैं लोग। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के नाम है अलग अलग रीजन में। वियतनाम में इसको रे कहते हैं, मासुली कहते हैं कांगो में, मिल्पा कहते हैं, अभी हम देखा था ना मेक्सिको वगैरह में। टोंग्या कल्टीवेशन, टोंग्या कल्टीवेशन भी नाम है इसका, म्यांमार में कहते हैं टोंग्या कल्टीवेशन। चेना कहते हैं श्रीलंका में, लद्दाख कहते हैं इंडोनेशिया मलेशिया में, जूम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, दहिया वेवार और दहिया कहते हैं बुंदेलखंड रीजन में, और दीपा कहते हैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर एमपी में, छत्तीसगढ़ नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। और कोडो कहते हैं आंध्र प्रदेश में, कोडो कल्टीवेशन। ओके, एक आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, कोया रिबिलियन है, अलूरी सीताराम राजू, तो वो टाइम पे ब्रिटिश ने कोडो कल्टीवेशन को बैन किया था, तो वो लोगों ने रिवोल्ट किया। इसके बाद अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडस्ट्रीज पे, मतलब अब सेकेंडरी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गया। हमने प्राइमरी एक्टिविटीज देखा, उसमें एग्रीकल्चर और माइनिंग। अब यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज देखेंगे। इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। ये क्या करेंगे, जो नेचर से रॉ मटेरियल मिला है
इसको कन्वर्ट करेंगे मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में। जैसा यहाँ पर ये वुड है, बाम्बू है, तो वुड से क्या कर रहे, पेजेस तैयार कर रहे, पेपर तैयार कर रहे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलेंगे या फिर सेकेंडरी एक्टिविटी कहेंगे। तो ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो होता है, तो कई सारे इसके क्लासिफिकेशन है। जैसा बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, तो उसको जैसा उसमें आएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है इसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। फूड प्रोसेसिंग या ऑयल मेकिंग, ये सारे इसमें आएंगे। दूसरा रहता है मिनरल बेस्ड, जैसा आपके स्टील प्लांट है तो ये मिनरल बेस्ड, या फिर थर्मल पावर प्लांट, ये भी मिनरल बेस्ड है। मिनरल निकाल रहे, मिनरल से कोई नई चीज बना रहे, मशीनरी बना रहे, तो उसको हम कहेंगे मिनरल बेस्ड। एक रहता है मरीन बेस्ड। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में जैसा फिश वगैरह जो है, इससे आप और प्रोसेस कर रहे हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स बना रहे, तो इसको हम कहेंगे मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, डायमंड मेकिंग वगैरह ये सब। एक रहता है फॉरेस्ट बेस्ड। फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल बोल के यूज करते हैं और उससे दूसरी चीजें बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो ये सारों को हम कहेंगे फॉरेस्ट बेस्ड। इसके बाद बेस्ड ऑन साइज, साइज के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होता है। स्मॉल, हम जो पढ़ते हैं ना एमएसएमई, वही है मीडियम, स्मॉल और माइक्रो साइज इंडस्ट्रीज। इसका जो क्राइटेरिया रहता है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट है। तो जनरली हमारे पास लेस देन 250 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं एमएसएमई में। और उसमें भी माइक्रो का अलग है, मीडियम का अलग है, स्मॉल का अलग है क्राइटेरिया। इसके बाद बेस्ड ऑन ओनरशिप, तो ये तो हमको पता रहता है कि एक तो रहता है प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप, या जिसमें ओनरशिप ऑफ रिसोर्स जो रहेंगे वो प्राइवेट सेक्टर की रहेंगी, और एक रहता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जिसको हम पीएसयूज वगैरह कहते हैं। तो ये डिफरेंशिएट करता है कैपिटलिज्म को सोशलिज्म से। कैपिटलिज्म में ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस रेस्ट विथ पब्लिक या फिर गवर्नमेंट, और जो कम्युनिज्म, सॉरी मैं उल्टा बोला, कैपिटलिज्म में जो हर चीज रहती है, प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे ओन करते हैं प्राइवेट सेक्टर, और गवर्नमेंट का मिनिमल प्रेजेंस रहता है। और इसका उल्टा रहता है सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में। कम्युनिज्म में क्या होगा, ओनरशिप ऑफ पब्लिक, ओनरशिप ऑफ ऑल द रिसोर्सेस वेस्ट इन पब्लिक हैंड, मतलब गवर्नमेंट रहेगा। प्रोडक्शन कितना करना है, किसको देना है, रेट कितना तय करना है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और सोशलिज्म जो रहता है इसका लाइटर वर्जन रहता है। सोशलिज्म में प्राइवेट सेक्टर भी कुछ हद तक अलाउड रहता है। ओके। और इंडिया का जो है हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, या फिर इसी को गांधीयन सोशलिज्म भी कहते हैं। हम मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। हमारे पास कुछ सेक्टर में प्राइवेट है, कुछ सेक्टर में पब्लिक है, और कुछ सेक्टर में दोनों मिक्स भी हैं। ओके, तो ये समझ लो। और एक रहता है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर तो हम पढ़ते हैं, यहाँ पर कैसा रहता है, कोऑपरेटिव में मतलब हर एक पर्सन, लोग आके कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर, हर एक को इक्वल वोट रहता है उसमें। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। जैसे हम कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी पढ़ते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज। इसके बाद वाला जो पॉइंट है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हर साल लगभग एक क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा जाता है। कोई एक इंडस्ट्री का नाम देंगे और बोलेंगे कि ये इंडस्ट्री लोकेशन इसका डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। कभी बोलेंगे स्टील इंडस्ट्री, कभी बोलेंगे फार्मास्यूटिकल, कभी बोलेंगे सर्विस सेक्टर। तो इन सारों के लिए कॉमन आंसर यही रहता है। सबसे पहले क्या जरूरत है, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल मिल रहा है कि नहीं, जैसे स्टील पावर प्लांट है तो रॉ मटेरियल आपको कोल चाहिए या फिर आयरन ओर चाहिए, तो वो जहां पर है वहां पर इंडस्ट्री बिठाएंगे आप। लेबर की अवेलेबिलिटी चाहिए, स्किल लेबर एज वेल अनस्किल दोनों भी चाहिए रहता है। कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए आपको, सब मशीनरी खरीदी करना है, लैंड परचेस करना है, इन सारी चीजों के लिए पैसा लगता है। इसके बाद मार्केट भी चाहिए, डिमांड भी चाहिए आपको। आप बना रहे हो और डिमांड ही नहीं है, मार्केट ही नहीं, क्या करोगे। फिर पावर, इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह जरूरी है। इसी तरीके से लैंड की भी जरूरत है, जहां पर आप प्रोडक्शन करोगे, आपका यूनिट जहां पर रहेगा, लैंड चाहिए उसके लिए। और ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह के ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, नेशनल हाईवेज, पोर्ट्स, इन सारी चीजों जो फैक्टर्स हैं
वो भी मैटर करते हैं। ये सारी चीजें जहां पर रहती है वहां पर इंडस्ट्रीज भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा दिल्ली नोएडा रीजन जो है, गुरुग्राम वगैरह, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां पर है। बॉम्बे में भी ऐसा है, अहमदाबाद में, कोलकाता में, चेन्नई में, हैदराबाद में। तो जहां जहां पर ये फैसिलिटीज है वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा आते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, वो स्पेसिफिक पूछेंगे स्टील के लिए, तो हम स्टील के इंडस्ट्रीज जब बोलेंगे तब वही रॉ मटेरियल स्टील के लिए जो लगता है उनका नाम लिखेंगे। लेबर कैपिटल मार्केट ये तो सेम ही रहेगा। पावर लैंड ट्रांसपोर्ट ये पूरे कॉमन, बस रॉ मटेरियल अलग रहता है हर इंडस्ट्री का, बाकी फैक्टर्स कॉमन रहते हैं। यहाँ पर एक टर्म आई है इंडस्ट्रियल रीजन्स। Industrial regions emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. जब एक ही जगह पे कई सारे इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री से क्लस्टर है, उसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स कहते हैं। जैसे हमारे पास सेज रहते हैं या फिर MIDCs रहते हैं, तो यहाँ पर क्या रहता है, इंडस्ट्री कई सारे रहते हैं, तो इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियल रीजन्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट पेज पे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दिया है, थोड़ा सा डायग्राम ब्लर है ये। जैसा इंडिया का देखोगे तो नदर्न प्लेन जो है ना, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कलकत्ता, रांची, ये बेल्ट, और वेस्ट में मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पाकिस्तान में कराची वगैरह ये रीजन। चाइना में आप देखोगे तो ईस्टर्न चाइना, जहां पर बीजिंग वगैरह है, मांचूरिया, बीजिंग, मांचूरिया चाइना में है। ओके, और जैसा वुहांग, शांघाई, गुआंगजू, हांगकांग, फिलीपींस में मनीला रीजन, कोरिया है, जापान है। ओके, इसी तरीके से देखो फरगना वैली है सेंट्रल एशिया में। ये दोनबाज नाम का जो रीजन है ना, अभी न्यूज में है, यूक्रेन का, जो रशिया ने प्रो रशियन सेपरेटिस्ट जहाँ पे है, दोनबाज रीजन। पीटर्सबर्ग रशिया की कैपिटल है, रशिया कैपिटल नहीं है, इंपॉर्टेंट सिटी है। यहाँ पर अफ्रीका में मोरक्को वगैरह ये रीजन है। यहाँ पर फ्रांस जर्मनी के बॉर्डर, रूर वैली जहाँ पर है। ओके, और इसी तरीके से यूएसए में एंग्लो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट बोलते हैं इसको। यहाँ पर न्यूयॉर्क आएगा, वॉशिंगटन आएगा, ये सारे बड़े बड़े सिटीज। वेस्टर्न कोस्ट पे भी सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, मेक्सिको यूएसए बॉर्डर, यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल रीजन है। फिर साउथ अमेरिका में साउथ ईस्ट ब्राजील, मॉन्टेनिग्रो, ये शायद उरुग्वे की कैपिटल है, ब्यूनोस आयरेस अर्जेंटीना की कैपिटल। ओके, रीजन है। इंडिया में एक काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, इंडिया में कितने मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं? तो इंडिया में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स 8 हैं। ये ध्यान से देखो, साउथ में 4 है, नॉर्थ में 4 है। पहले नॉर्थ के 4 देखते हैं। अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट है, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ, हुगली कलकत्ता, और छोटा नागपुर। ये 4 रीजन है साउथ नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में मुंबई पुणे बेल्ट, कोल्लम तिरुवनंतपुरम केरला में, बेंगलुरु तमिलनाडु बेल्ट, और विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट। तो साउथ इंडिया में ये 4 है, नॉर्थ में 4 है। ओके, अब जो इंडस्ट्रीज है, कभी कभी यहाँ पर डिजास्टर भी होता है, कोई तो भी गैस का वगैरह लीकेज होगा, कई सारे लोगों की जान जाएगी, या फिर पावर इंडस्ट्रियल प्लांट में ब्लास्ट हो जाएगा, कई बार होता है ऐसा। तो सबसे बड़ा इंडिया में जो हुआ था अभी तक का, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी है। तो यहाँ पर काफी बार पूछा जाता है, पहले तो देखो कब हुआ वो, 3 दिसंबर 1984 में, 0.030 मतलब 12:30 बजे रात के। और ये गैस का नाम याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट और हाइड्रोजन साइनाइड, ये गैसेस रिलीज हुए, मिथाइल आइसोसाइनेट और हाइड्रोजन साइनाइड। कई सारे लोग मरे, यहाँ पर दिया है 3600 के करीब लगभग फिगर है। ऑफिशियली ये फिगर है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा लोग मर गए थे, हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसके बाद ही फिर वो टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, उन्होंने क्या किया, फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लेकर आए थे, ये याद रखना। यहाँ पर और एक टर्म दिए, सनराइज इंडस्ट्री। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर आल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। These include information technology, wellness, hospitality, knowledge। ये जो सेक्टर्स हैं इसको सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं, जिनके फ्यूचर में बहुत ब्राइट स्कोप है।
ये भी आप बोल सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इज सनराइज इन सेक्टर इन इंडिया। सनराइज मतलब जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है फ्यूचर में। कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कशन है यहाँ पे, जैसा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यहाँ पर एक टर्म जब भी आप स्टील इंडस्ट्री या मेटल इंडस्ट्री सुनोगे, एक टर्म आती है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, व्हाट इज स्मेल्टिंग? It is the process in which metals are extracted from their ores by heating beyond the melting point. अब जैसा जो ओर्स रहते हैं ना, इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहते हैं, 2-3 मिनरल्स रहते हैं। अब इसमें से अपने को जो चाहिए वही निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको मेल्ट करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। और जब वो मेल्ट करेंगे ना, तो उतना ही मेटल उसमें से, मतलब इम्प्योरिटीज साइड में चले जाते हैं, और वो मेटल्स हम अलग से उसको लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग कहेंगे। पर आपको मेटल को मेल्ट करना है, आयरन को सुनो, आयरन को मेल्ट करना है, कितना टेम्परेचर लेगा? 1000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर लेगा। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तो आपको उतना हीट करना पड़ेगा, और उतना हीट करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगती है। तो इसलिए जो ऐसे प्लांट्स रहते हैं ना, ये नजदीक लोकेट रहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के या फिर बड़े थर्मल प्लांट्स, उनके नजदीक ही इनका लोकेशन रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये लोग कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर दिए हैं कि मतलब 1 टन स्टील अगर बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। 1 टन स्टील मतलब 1000 केजी, तो 8 टन कोल लगता है आपको। अब इमेजिन करो, 8 टन कोल बहुत ज्यादा होगा। 4 टन आयरन ओर, आयरन ओर जो फेरस ऑक्साइड वगैरह, और 1 टन लाइमस्टोन। तो ये सारी चीजें जब आप एक साथ बर्न करोगे तो फिर आपको 1 टन स्टील मिलेगा। अभी फर्नेस दिया, फर्नेस या फिर भट्टी। तो इसमें देखो ऊपर से क्या होता है, वो आयरन और लाइमस्टॉक और कोक नीचे इसको इंसर्ट करते हैं। फिर ये फर्नेस है, भट्टी है, और नीचे से आग जलाई जाती है। आग जलाते हैं और उसके बाद हॉट एयर भी भेजते हैं। फिर उसके बाद ये मेल्ट होगा, और मेल्ट होके आयरन लेफ्ट में निकलता है, मोल्टन आयरन, और राइट में स्लैग मतलब इम्प्योरिटी। ये स्लैग पर भी काफी क्वेश्चन आते हैं, कॉपर स्लैग का यूज क्या होता है वगैरह बोल के। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली ऑल ऑफ दिस कर देना, कि जो स्लैग्स वगैरह रहते हैं मल्टी यूटिलिटी रहती है। आप उसको रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बेसमेंट, किधर भी यूज कर सकते हैं, एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। तो स्लैग मल्टी यूज यूटिलिटी है। ओके। ओवर द पीरियड क्या होता है, इंडस्ट्रीज का लोकेशन भी चेंज होता है। जैसे पहले क्या हुआ करता था, ये आयरन इंडस्ट्री का एग्जांपल दिए है, कि जहां पर वो आयरन ओर मिल रहा है ना, तो नहीं, देखिए यहाँ पे पहले पढ़ते हैं। बिफोर 1800, iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available. रॉ मटेरियल इज जैसा आयरन और कोल वगैरह, पावर सप्लाई तो चाहिए था, और रनिंग वाटर, रनिंग वाटर इसलिए क्योंकि बाद में बनाने के बाद ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत रहती, तो इसलिए। बाद में क्या हुआ, 1800 से 1950 के बीच में, later the ideal location for industry was near coal fields and close to canal and railways. बाद में रेलवेज वगैरह आ गए, तो फिर क्या हो गया, जहां पर रेलवे स्टेशन वगैरह हैं उनके पास या फिर कोल जहां पे मिलता है वहां पर इंडस्ट्री सेट किए गए। फिर 1950 के बाद और डेवलपमेंट हो गए। अब क्या होता है, लोकेटेड ऑन लार्ज एरिया फ्लैट नियर सी पोर्ट्स। अब सी पोर्ट्स के नजदीक ये प्लांट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब क्या करते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। अब ज्यादा प्रोडक्शन है तो आप क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट के लिए अगर आप पोर्ट के पास बनाए तो अच्छा रहता है, मतलब एक्सपो खर्चा वगैरह कम आता है। डायरेक्ट वहां पर बना के डायरेक्ट सीधा आपको एक्सपोर्ट करना है, अब अंदर से इंटीरियर से ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं, तो इसलिए अब नियर टू पोर्ट ज्यादा ये होता है। ओके। यहाँ पर डायग्राम में इंडिया के मेजर आयरन और स्टील प्लांट दिए गए, इनके नाम पता रहना चाहिए हमको। जैसा फॉर एग्जांपल दुर्गापुर है बंगाल में, बर्नपुर भी वेस्ट बंगाल में है, बोकारो, बोकारो है झारखंड में, जमशेदपुर भी झारखंड। ये इंडिया का पहला आयरन एंड स्टील प्लांट था जो टाटा कंपनी ने बनाया था, जिसको हम टिस्को भी कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट। रूरकेला है उड़ीसा में, भिलाई है छत्तीसगढ़ में, विजयनगर प्लांट है कर्नाटक में, भद्रावती भी है, और सालेम भी है। ये विजयनगर याद रखना, ये एक ही ऐसा प्लांट है जो आयरन सॉरी कोल फील्ड से दूर है। कोल यहाँ पर मतलब दूर मिलेगा, यहाँ पर नीचे मिलता है, तो यहाँ से इसको ये लेकर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। तो कोल इज मतलब
ऐसा एक ही प्लांट है वो जो विजयनगर, जो सोर्स से दूर है, और उसका नाम और एक नाम है विश्वेश्वरैया पावर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो हमारे पास पहले प्लानिंग कमीशंस रहते थे, और प्लानिंग कमीशन में ये ऐसे प्रोजेक्ट अनाउंस किए जाते थे। तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो तो एग्रीकल्चर पे फोकस था, लेकिन जो सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा वो इंडस्ट्रियल फोकस पे था। और वो सेकंड 5 ईयर प्लान में 3 प्लांट बनाए गए। तो उसमें था हमारा भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला, ये जो 3 प्लांट है ये सेकंड 5 ईयर प्लान में बनाए गए। ये याद रखो मत, सेकंड 5 ईयर प्लान में इसका निमोनिक है दुर्गा भी रोती। दुर्गा मतलब दुर्गापुर, भिलाई, भी से भिलाई, रोती से रूरकेला। ठीक है। दुर्गा भी रोती। ओके, ये याद रखना। अब इसमें है ना, हमको वो टाइम पे दूसरे नेशंस ने हेल्प किए थे। जैसा दुर्गापुर पावर प्लांट के लिए हमको इंग्लैंड ने हेल्प किया था, भिलाई के लिए रशिया ने हेल्प किया था। भिलाई, मैं ऐसे याद किया था, भिलाई बी से बोल्शेविक आता है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन रशिया में हुई थी, तो ऐसे याद रखा था, भिलाई रशिया के हेल्प से बनाए थे। रूरकेला, तो मैं इसको याद रखा था, रूर वैली। रूर वैली है जर्मनी में, तो जर्मनी ने हेल्प किया था हमको रूरकेला बनाने के लिए। और दुर्गापुर एक डॉगर बैंक नाम का रीजन है जहां पर फिशिंग इंडस्ट्री बहुत डेवलप है, वहां पर कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं। ये आता है इंग्लैंड के पास। तो इंग्लैंड ने दुर्गापुर प्लांट बनाने के लिए हमको हेल्प किया था, याद रखना। ओके, ये 3 प्लांट हम सेकंड 5 ईयर प्लान में बनाते हैं। और जो बोकारो वाला प्लांट है ये हम फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, सॉरी फोर्थ 5 ईयर प्लान में बनाते हैं। और ये जो बोकारो है ये भी रशिया की हेल्प से बनाया गया था। ओके, ये याद रखना। आ रहा है समझ में? ओके, इसके बाद देखो जमशेदपुर का यहाँ पर जिक्र है। जमशेदपुर यहाँ पर टाटा ने बनाया था। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन स्टील लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, किसको जिसको कहते थे। किसको was started in 1907 at Sakchi near the confluence of Suvarnareka and Khadkai in Jharkhand. Later on Sakchi was renamed as Jamshedpur. ये इंडस्ट्रियल टाउन है, सुवर्ण रेखा रिवर हमने पढ़ा था, डिस्प्यूट है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में। ओके, तो ये सुवर्ण रेखा और खरकाई रिवर, दो रिवर है, दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे इसको बनाए। यहाँ पर बहुत ही आइडियल लोकेशन है, कोल फील्ड भी नजदीक है, पावर प्लांट भी है, वाटर भी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन भी है। ओके, इसी तरीके से और एक वर्ल्ड में फेमस रीजन है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग कहाँ पे आता है बोलो मुझको, कोई बोलेगा? एक है पीटर्सबर्ग और एक है पिट्सबर्ग, दोनों भी इंडस्ट्रियल रीजन है। लेकिन जो पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग ये यूएसए का है, और ये स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट कहते हैं, यहाँ पे आयरन और स्टील बनाते हैं। ओके, और एक है पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग ये है रशिया का पार्ट, रशिया का पोर्ट है। जैसा इंडिया में जैसा इंपॉर्टेंस बॉम्बे का है, उसी तरीके से रशिया में इंपॉर्टेंस पीटर्सबर्ग का है। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो, वर्ल्ड के 5 ग्रेट लेक्स जो है ना, तो ग्रेट लेक जिनको कहते हैं उनका नाम दिया गया है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। ओके, ये यूएसए कनाडा बॉर्डर पर है, ये जो लेक्स है, ऐसा रीजन है, यूए इधर कनाडा आएगा और नीचे यूएसए। मैप में जाके इसको अच्छे से देखना है, और आपका होमवर्क है इसका वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस लिख कर आना है आपको। ये जो 5 ग्रेट लेक है, वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस कनाडा और यूएसए के दोनों के बॉर्डर पे, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, मिशिगन और ओंटारियो, ये है। इसमें याद रखना नायगारा फॉल बहुत फेमस है यहाँ पर, काफी सारे लोग वहां पर इसको देखने जाते हैं। नायगारा फॉल, फॉल मतलब जिसको झरना धबधबा कहते हैं, नायगारा वाटरफॉल फेमस है यहाँ।
यहाँ पर वर्ल्ड के मेजर कॉटन इंडस्ट्रीज के बारे में दिया है। जैसा इंडिया में अहमदाबाद, यूपी में कुछ रीजन्स हैं, साउथ में तमिलनाडु, कोयम्बतूर वगैरह, ईस्ट चाइना, जापान, यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, ब्राजील वगैरह, यहाँ पर ये फेमस है कॉटन रीजन। फेमस जैसा है मुस्लिन, मुस्लिन ऑफ ढाका, चिन्स ऑफ मछलीपट्टनम, कैलिकोज ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड रॉड कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वेर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन। नाम याद रखो, मैच द पेयर्स में पूछा जा सकता है। मुस्लिन ऑफ ढाका, चिन्स ऑफ मछलीपट्टनम, कैलिकोज ऑफ कैलिकट। कैलिकट ना, कोलकाता नहीं, कैलिकोज ऑफ कैलिकट। कैलिकट किधर है ये? सॉरी, वो कलकत्ता का ही नाम है पुराना। कलकत्ता है या ये केरला वाला कालीकत है ये? केरला वाला है। हाँ, केरला वाला कैली, बराबर बराबर, केरला वाला कालीकत है जहाँ पे वास्को द गामा आया था। गोल्ड रॉड कॉटन, बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा। ओके, ये हो गया। इसके बाद अहमदाबाद के बारे में, अहमदाबाद वाज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से ओसाका के बारे में है। ओसाका ये है जापान में। इट इज एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, आल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। वहां पर वो लिया जाता है कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन इंडस्ट्री। द रिवर योडो प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर मिल्स। योडो रिवर याद रखना, जापान में, ओसाका के पास। मेरे को बताइए, बार बार मैनचेस्टर मैनचेस्टर वर्ड आ रहा है, मैनचेस्टर है कहाँ पे? इंग्लैंड। इंग्लैंड में है मैनचेस्टर सिटी, हम सुनते हैं ना, फुटबॉल क्लब वगैरह है। ओके, वो कॉटन के लिए बहुत फेमस है। अब इसी तरीके से आईटी इंडस्ट्रीज वगैरह ये काफी इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो उसके कुछ फेमस रीजन है। एक सिलिकॉन वैली बोल के है यूएसए में, ये रीजन पढ़ लेना आप किस लिए फेमस है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। इंडिया में देखा जाए तो बेंगलुरु काफी आईटी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। इसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर है, इट इज अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब ये रहता है प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमंस, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। और प्रोडक्टिव पोटेंशियल कब आएगा ह्यूमंस में? जब हम हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग, ये सारी चीजें जब आप देते हो पॉपुलेशन को, तो क्या होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। ओके, और जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा तब हम क्या होगा, हम इकोनॉमिक पोटेंशियल रीप कर सकते हैं अपने जो पॉपुलेशन का है। और इसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, इसको कहते हैं हम डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो याद रखना, हम काफी बच्चों के इंटरव्यू में वगैरह सवाल पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों को डेफिनेशन ही नहीं आता है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आंसर में यूज करना है आपको। ओके, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसको बोलेंगे हम इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक, ये चीजें याद रखना डेफिनेशन। इसके बाद हमारे पर डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन 1985। अभी इसका नाम क्या है बोलो मेरे को? मिनिस्टर ऑफ एचआरडी का नाम चेंज किया गया रिसेंट में, क्या नाम रखे इसका? एचआरडी, एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसको ऐसा नाम रखा गया। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, शॉर्ट में पढ़ना है न्यूज़पेपर, बस हेडलाइंस, फ्रंट पेज, स्पोर्ट्स पेज
और थोड़ा बीच में उसके बैक वाला पेज वगैरह इतने देखने का, हेडलाइन देख लेने का। एडिटोरियल अभी स्किप कर दिए तो भी चल जाएगा, अभी जरूरत नहीं अभी एडिटोरियल की, ठीक है, प्रीलिम्स आ रहा है अपने तो। लेकिन ऊपर ऊपर की न्यूज पता रहना, तो ये सारे पता चलते क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, येलो कलर वाले इतने लोग एशिया में रहते हैं, और सैफरॉन ऑरेंज कलर जो है वो यूरोप में रहते हैं, ब्लू कलर वाले अफ्रीका में है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका वगैरह ऐसा दिए हैं। तो याद रखना, देख के समझ जाओगे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है एशिया में, फिर शायद उसके बाद यूरोप है। ओके, 60% of the world population stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. मतलब 10 करोड़ से ज्यादा है। ओके, इंडिया में तो कई सारे स्टेट हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज्यादा है। ओके, जैसा महाराष्ट्र है, यूपी है, यूपी का ही खुद 18 करोड़ कुछ तो भी है, इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील। सिर्फ 5 कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन यूपी से ज्यादा है वर्ल्ड में। ओके, चाइना सबसे टॉप पे, फिर इंडिया, उसके बाद यूएसए आता है, यूएसए के बाद इंडोनेशिया और उसके बाद ब्राजील। ये नाम याद रखना, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, टॉप 5 तो भी हमको पता रहना चाहिए। इसके बाद देखो, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, साउथ सेंट्रल एशिया मतलब इंडिया का वगैरह जो रीजन है, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया की डेंसिटी कोई बताएगा कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी? 946। 946 382 पॉपुलेशन डेंसिटी? right. Three, I think 382 382. है, हाँ हाँ। 382। 946 वो सेक्स रेशियो हो गया, वो मेल एस टू जी सर। फीमेल एस टू मेल। हाँ ठीक है, इंडिया की 382 है। सबसे ज्यादा दिल्ली के कुछ 11,000 के आसपास कुछ है, बहुत ज्यादा है। और सबसे कम हमारा अरुणाचल का है, 17 कुछ तो भी है। ओके, अब यहाँ पर नीचे फैक्टर्स दिए गए जो पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट करते हैं, जैसे टोपोग्राफी। अब देखो, हिली रीजन रहेगा या सपोज जब फॉरेस्ट वगैरह ज्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑब्वियस है कम रहेंगी। इसी तरीके से क्लाइमेट, क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट गिरता है। ओके, जैसा एक्सट्रीम क्लाइमेट जनरली लोग अवॉइड करते हैं, वेरी हॉट है या वेरी कोल्ड है, जैसा लद्दाख है तो लोग वहां पर कम रहेंगे। सॉइल, जहां पर फर्टाइल सॉइल है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसा गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। वाटर अवेलेबिलिटी, जहां पर वाटर स्कार्सिटी है वहां पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जैसा वेस्टर्न राजस्थान, थर्ड डेजर्ट। मिनरल्स, जहां पर मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा मिलेंगे, जैसा रांची के आसपास का रीजन है। फिर इसी तरीके से सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। सोशल फैक्टर में जैसा आप एजुकेशन की बात करो, एजुकेशन जितना रहता है खासतौर पे वुमन का, तो उतना क्या होता है, फर्टिलिटी कम रहती है, मतलब कम बच्चे, ज्यादा से ज्यादा दो, दो या फिर एक, ऐसा ही रहता है। तो एजुकेशन पे मैटर करेगा। आपके बिलीफ सिस्टम्स मैटर करते हैं, बिलीफ कौन सा रिलीजन के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ रिलीजन बोलते हैं कि मतलब ये नहीं करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि करना चाहिए। तो ऐसा हर रिलीजन प्रिंसिपल्स भी रहते हैं, उस पर कितना आप उसको फॉलो करते हैं वो भी चीज भी डिपेंड करती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। मुझको बोलो, रिच लोगों के बच्चे ज्यादा रहते हैं या गरीब लोगों के बच्चे ज्यादा रहते हैं? कोई बताएगा? गरीब के। हाँ, क्यों ज्यादा रहते हैं? इलिटरेट। ज्यादा बच्चे रहे तो काम पे भेजने इजी होता है, इनकम ज्यादा आती है। इनकम ज्यादा आता है, फॉर पुअर इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो लोग अक्सर मैनुअल वर्क में, मैनुअल लेबर में एम्प्लॉय रहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर लेबरर बोल के काम करेंगे, या फिर ईट भट्टी पे काम करे, रोड कंस्ट्रक्शन में। तो उनके लिए कैसा रहता है, जितना ज्यादा उनको बच्चे रहेंगे उतना ज्यादा उनको इनकम आएगा, एज अ लेबर बोल के देखते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे बार क्या होता है, बच्चे उनकी बचपन में डेड हो जाती है क्योंकि माल न्यूट्रिशन वगैरह हुआ रहता है। तो वो भी रहता है रीजन की, मतलब थोड़ा 3-4 जागर रहेंगे तो एक आधी की डेथ हो गई तो 3 तो बचेंगे। तो ऐसे ही है, अपने भी जो पूर्वज हैं उनका भी ऐसे ही मतलब
ये रहता था कि वो टाइम पे डेथ रेट वगैरह ज्यादा रहता था बच्चों में, तो इसलिए दे ऑप्ट फॉर ये। तो ऐसा ही है, अगर सोशल स्टैंडर्ड वगैरह बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक पॉपुलेशन कम हो जाएंगे। अब इंडिया में कम हो गई है पॉपुलेशन, अपना जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, अभी 2.0 है। मतलब अगर एक कपल है तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों को ऑप्ट करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और ये जो रीजन इतना, ये जो है रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। मतलब अब हमारी जो पॉपुलेशन है अभी जितना है उससे ज्यादा बढ़ेंगी नहीं, उतनी ही रहेंगी या फिर उससे कम हो जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। ओके, तो हमने TFR, टोटल फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल, अचीव किया है। यहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो रही है उसके बारे में पूरा ग्राफ दिए हैं। तो सब फर्स्ट टाइम जो है ना, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो 1 लाख हुई वो 1804 में हुई, 150 ईयर लेटर। फिर उसके बाद 150 साल बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 बिलियन हो गई, मतलब 2 लाख से बढ़ गई, 1 लाख से 2 लाख। मैं बताता हूँ, देखो 1830 में, जब मैं दूसरे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, 1830 फिगर है वो, 1830 में 1 बिलियन हो गई, और फिर उसके बाद 1930 में लगभग वो 2 बिलियन हो गई। मतलब पहले 100 साल लग गए 1 बिलियन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ने के लिए। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। फिर कुछ लगभग 1970 तक हमारे क्या हो गए, 3 बिलियन हो गए। मतलब 40 साल में ही 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद से हर 12 साल को हमारा 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो मतलब पहले 100 साल लग रहे थे, फिर 40 साल, अब कितने लग रहे हैं, 12 साल 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ने का। लेकिन अब यहाँ से आगे क्या होगा, वो पीरियड बढ़ते जाएगा 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ने के लिए। ओके, अब इसके बाद देखो, इसी तरीके से जो पॉपुलेशन रेट रहता है, नेचुरल ग्रोथ रेट उसको कहते हैं। तो ये रहता है डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री, इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। कितने लोग पैदा हो रहे, कितने लोगों की डेथ हो रही, तो वो हिसाब से नेचुरल ग्रोथ रेट निकालते हैं पॉपुलेशन का। ओके, डेथ रेट मतलब पर 1000 पॉपुलेशन के पीछे कितने लोग मर रहे हैं, और बर्थ रेट मतलब पर 1000 पॉपुलेशन के पीछे कितने बच्चों का बर्थ हो रहा है, इसको हम कहेंगे बर्थ रेट। ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस है, उसको नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। तो मुझको बताओ व्हाट इज एक्चुअल ग्रोथ रेट। इसके अलावा और कोई फैक्टर इंपैक्ट करता है क्या पॉपुलेशन को, बर्थ और डेथ के अलावा? बोलो। गौर करो, आपका रीजन है हैदराबाद है, सिटी आपका, तो बर्थ और डेथ के अलावा और क्या चीज है जो डिटरमाइन करती है सिटी की पॉपुलेशन आपके? और कोई लोग आते जाते नहीं वहां पर हैदराबाद में बाहर से? माइग्रेशन। हाँ, वही बोल रहा हूं मैं, माइग्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। इन माइग्रेशन कितना हो रहा है उसको ऐड करेंगे, और आउट माइग्रेशन जितना हो रहा है उसको माइनस करेंगे, तो तब आपको एक्चुअल पॉपुलेशन मिलेंगी वो रीजन की। जैसे आप सऊदी वगैरह या फिर कतार इधर जाओगे, तो यहाँ पर बाहर की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर लोकल से, तो एक्चुअल पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है, एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। 2 टर्म आते हैं, इमिग्रेशन और इमिग्रेंट, ई वाला और आई वाला। इमिग्रेंट्स मतलब क्या, जब हैदराबाद से लोग बाहर जाएंगे, दुबई जाएंगे, तो उनको हम कहेंगे इमाइग्रेशन कहेंगे। हैदराबाद वाले क्या बोलेंगे, हमारे हमारे पास से लोग इमाइग्रेट हो गए, इमाइग्रेशन हो गए। और दुबई वाले लोग उनको क्या बोलेंगे, ये इमिग्रेंट है बोलेंगे, IMMIGRANT, ये इमिग्रेंट है। जैसा हम कहते हैं रोहिंग्या इमिग्रेंट्स, या फिर वो तो खैर रोहिंग्या को रेफ्यूजी बोलते हैं हम, जैसा हम बोलते हैं बांग्लादेशी इमिग्रेंट बोलते हैं। बांग्लादेश के लोग हमारे पास आए तो हम उसको IMMIGRANT, इसको ये बोले इमिग्रेंट। और बांग्लादेश वाले जो वो लोग क्या कहेंगे उनको, जो बांग्लादेश से इंडिया में आए उनको बोले इमाइग्रेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ लेना। ये वर्ल्ड का मैप दिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन वर्ल्ड की कैसा चेंज हो रही है, ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट आप देखो जाएंगे, ये एनुअल ग्रोथ रेट है। तो ज्यादा ग्रोथ रेट अभी कहाँ पे, ये अफ्रीका का रीजन, सेंट्रल अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका में। तो इसी तरीके से सऊदी, भूटान और ये सेंट्रल अमेरिका, ये कुछ रीजन है जहां पर ज्यादा है ग्रोथ रेट।
ओके, और जो व्हाइट कलर वाले यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, रशिया वगैरह, ईस्टर्न यूरोप वगैरह, जर्मनी, जापान, यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही है। ओके, अब जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन है, इसको हम क्या करते हैं, पिरामिड बनाते हैं। पॉपुलेशन में कितना यंग ओल्ड कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो हम ऐसे पॉपुलेशन पिरामिड से गेस कर सकते हैं। इसमें दो चीजें याद रखना, अगर आपका बेस बेस अगर बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पॉपुलेशन एक्सपांड हो रही है। बेस बड़ा तो मतलब बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है, यंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, और एकदम नैरो टॉप है तो ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत कम है आपके पास, मतलब डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम है। तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन मतलब आपकी ज्यादा है, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन कहते हैं। इसका अपोजिट, आपका अगर बेस छोटा है और वाइडर टॉप है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन आपकी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल हैं, जिसको हम डम्बेल शेप कहते हैं, डम्बेल शेप में है अगर, तो डम्बेल शेप में कहेंगे हम स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है, ऊपर भी इक्वल रहता है नीचे भी इक्वल रहता है, इसको डम्बेल शेप कहते हैं। तो इसमें मतलब स्टैग्नेंट पॉपुलेशन रहती है। तो ऐसा जैसा कंट्रीज हैं आपके स्टैग्नेंट, यूएसए वगैरह स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है, इंडिया की वगैरह बात करें तो ऐसे वाला आएगा। और बाकी डिक्लाइनिंग जापान की वगैरह बात करें तो बेस छोटा रहेगा, टॉप कम रहेगा। अब देखो इसमें बहुत ही ज्यादा अगर बेस रहता है ना, तो अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह उनका रहता है। फिर इसके बाद जैसा केनिया का है वो ये एग्जांपल, यहाँ पर ये इंडिया का है। इंडिया का बेस अभी भी बड़ा ही है, लेकिन थोड़ा सा ये कंपेयर में थोड़ा सा छोटा है, तो मतलब थोड़ा सा पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा सा कम है हमारे पास, लेकिन हो तो रहा है। इसके बाद ये देखोगे जापान का, देखो आप जापान का समझ में आएगा, मतलब ये बीच में ज्यादा है और नीचे छोटा है बेस, तो मतलब एक तो स्टेबल पॉपुलेशन है या फिर डिक्लाइन हो रहा है। ओके, ये देखो डायग्राम समझ, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, यहाँ पर भी सेकंड में एक्सपांशन हो रहा है लेकिन ग्रोथ रेट कम होता है। उसके बाजू वाली डम्बेल शेप है, इसको कहेंगे हम स्टेशनरी पॉपुलेशन। ओके, डम्बेल शेप बस लिख देता हूँ। ओके, और उसके बाद वाला है कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग में नीचे का छोटा रहता है, ऊपर वाला टॉप बड़ा रहता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्टिंग पॉपुलेशन कहते हैं। ये पिरामिड्स, पॉपुलेशन पिरामिड पे काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ये चीज भी आप याद रखना। इस तरीके से हमारी ये एनसीईआरटी खत्म होती है, 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।